नमस्कार बच्चों, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से आप होंगे। आज हम लोग अपने प्रोग्राम को आगे की तरफ बढ़ाएंगे और ये प्रोग्राम एनिमल रिप्रोडक्शन में है, जिसमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फिर इसके बाद एक नया ब्रांच आ जाती है गैमीटोजेनेसिस, जो एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट में एम्ब्रायोलॉजी के साथ में आती है। तो आज के लिए बहुत स्वागत है। जो बच्चे अभी न जुड़ पाए हों उनको जरा फोन करके आप बता सकते हैं जल्दी से। अभिषेक सिंह ने ऑल क्लियर बताया, बहुत धन्यवाद। तो हम लोग यहाँ पर क्या काम करने वाले हैं, इसको थोड़ा सा देखा जाएगा। ये बिहार के लिए एक नई भर्ती निकली है, शिक्षक भर्ती 2023 के लिए है। इसमें पीजीटी स्पेशल जूलॉजी और बॉटनी दोनों हैं। तो ये जूलॉजी है, आपकी जंतु विज्ञान है, और इस संस्थान में जो काम किया जाता है वो बायोलॉजी के लिए किया जाता है। तो बायोलॉजी में आपको फाइटोलॉजी मिलती है और जूलॉजी मिलती है। फाइटोलॉजी में आपके पास डॉक्टर सुमन सर हैं, बहुत ही योग्य फैकल्टी है संस्थान की, और जूलॉजी में डॉक्टर सिन्हा सर है, जो कि आपके सामने ये लाइव है। इसमें गैमीटोजेनेसिस की आज बात करेंगे, ये एम्ब्रायोजेनेसिस के अंतर्गत है। एनिमल रिप्रोडक्शन से टोटल नंबर ऑफ लेक्चर आज 5वां होगा। ये नया बैच प्रारंभ है। जो लोग नए हैं वो लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आपके कॉल और व्हाट्सएप नंबर नीचे दिए गए हैं, किसी भी समस्या के लिए, किसी भी जानकारी के लिए। तो आज की इस क्लास में आप सभी का बहुत स्वागत है और अभिनंदन है। और अब हम लोग प्रोग्राम को शुरू करेंगे। आपके जो मित्र हैं, जो फ्रेंड्स हैं, उनको आप कॉल कर सकते हैं, बता सकते हैं। वैसे मैसेज काफी समय पहले संस्थान ने दिया था और हमने भी आपको सूचित कर दिया था। ये आप देखिए, ये एम्ब्रायोलॉजी यहां से शुरू होती है। तो एक सबसे पहला ही सवाल आ गया, व्हाट इज एम्ब्रियो? एम्ब्रियो क्या है, ये सवाल आ गया। तो ये आंसर आपको बताना है। जैसी शुरुआत हुई वैसे ही सवालों का दौर शुरू हो गया। व्हाट इज एम्ब्रियो? कौन है जो बता सकता है कि एम्ब्रियो आप किसको बोलते हैं?
एम्ब्रियो किसको बोलते हैं? सभी को क्लास में अधिकतर टाइम देने की जरूरत है। अभिषेक गिरी ने इसको बताया है और अभी और भी इंतजार चल रहा है। जो संस्थान के बच्चे हैं वो ठीक है। खुशबू उमर ने एक नई डेफिनेशन दी है। फर्टिलाइज जाइगोट, ये धर्मेंद्र प्रजापति हैं जिन्होंने इसको फर्टिलाइज जाइगोट बताया। फर्टिलाइज जाइगोट धर्मेंद्र ने बताया। फर्टिलाइज जाइगोट नहीं होता है। हाँ, अभिषेक गिरी ने दोनों परिभाषाएं बताई हैं। क्या बताई हैं? फर्टिलाइज एग, ये क्या है? ये फर्टिलाइज्ड एग, और इसी को हम लोग डेवलपिंग जाइगोट ऐसा बोलते हैं। फर्टिलाइज जाइगोट नहीं बोलते हैं। फर्टिलाइज जाइगोट फर्टिलाइज होता ही है, इसलिए कोई भी विद्यार्थी फर्टिलाइज जाइगोट नहीं बोलेगा। फर्टिलाइज एग बोलना है या डेवलपिंग जाइगोट बोलना है। तो शब्दावली में 4 ऑप्शन में ABCD में अगर आपको थोड़ा भी संज्ञान नहीं रहा तो एग्जामिनर आपकी CD बेकार कर सकता है। ABCD से आपकी CD बेकार कर सकता है, इसलिए आपको बहुत होशियार होने की सख्त जरूरत होगी। ये एक ऐसी ब्रांच है जिसमें बहुत सारे लोग कई सालों से बेहोश पड़े हुए हैं अभी तक, और अभी तक उनको होश नहीं आ पाया। और आपका क्या हाल होगा ये एग्जाम निकलने के बाद ही मालूम चलेगा, जब एग्जाम का रिजल्ट मिलेगा। दूसरा सवाल देखिए, टर्म एम्ब्रियो। एम्ब्रियो शब्द का, ये धर्मेंद्र प्रजापति हैं, इन्होंने फादर ऑफ एम्ब्रायोलॉजी बताया है, उसके लिए थोड़ा सा रुकना होगा। फादर ऑफ एम्ब्रायोलॉजी के लिए थोड़ा रुकना होगा। टर्म एम्ब्रियो के लिए अभी काम चालू है। टर्म एम्ब्रियो के लिए अरिस्टोटेल, अरस्तु बोलते हैं इनको। तो अरस्तु को ही फादर ऑफ एम्ब्रायोलॉजी बोलते हैं। फादर ऑफ एम्ब्रायोलॉजी बोलते हैं। बहुत ही अच्छा सवाल ये है अरिस्टोटेल का, और उससे भी अधिक इंपॉर्टेंट सवाल देखिए। अरिस्टोटेल की एक बुक है और इस बुक का क्या नाम है? अरिस्टोटेल ने एक एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट पर एक बुक लिखी है, इस बुक का क्या नाम है? सवालों का दौर, आज बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको मिलने वाली है। अंशु कुमारी किसी वजह से लेट हैं। ट्रस्ट विथ अजीत सर से हैं, ये बेहोश हो गए हैं। अभी तो ब्रांच शुरू हो रही है, अभी हम बहुत लोगों को बेहोश करेंगे। ये सोनी त्रिवेदी हैं, फादर ऑफ मॉडर्न एम्ब्रायोलॉजी, वॉन बियर को बता रहे हैं। हरिभान सवाल को फिर से रिपीट कर रहे हैं, अरस्तु भ्रूण विज्ञान के जनक। तो सवालों को रिपीट ना करें, आगे के जवाब दें तो कोई बात होती है।
इनकी किताब का नाम बताएं। अरस्तु, जिनको फादर ऑफ एम्ब्रायोलॉजी बताया, इनकी बुक का क्या नाम है? जब जवाब क्वेश्चन के रूप में फेस हो जाता है फिर उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं होती है। बुक का नाम यहां से पूछा गया है। कोई तैयार हुआ? कौन सी स्लाइड है? अभिषेक बता रहे हैं हिस्टोरिया एनिमेलियम। राकेश रावत ने थोड़ा हिम्मत की है। राकेश रावत ने थोड़ी सी हिम्मत की है और क्लास में 186 विद्यार्थी प्रेजेंट है और सब के सब बेहोश पाए जा रहे हैं। राकेश रावत ने हिम्मत किया, वो भी गलत हो गया। तो आप कैसे एम्ब्रायोलॉजी के आप जानकार हैं? कितने जानकार हैं? एग्जामिनर की नजर किधर है और आपकी नजर किधर है? हिस्टोरिया एनिमेलियम यहां पर लिख रहे हैं। ये जय शंकर पाल हैं, जय शंकर पाल हैं। इन्होंने इस बुक का नाम बताया, चाहे देख के बताया हो या आता हो, कुछ लोग देख भी लेते हैं। डी जनरेशन एनिमेलियम, डी जनरेशन एनिमेलियम। कुछ लोग गूगल गुरु से पूछ लेते हैं जब देर ज्यादा हो जाती है और बता देते हैं। तो पाल जी किसमें के हैं ये नहीं मालूम। ये मालूम है कि इनका जवाब सही है। ये प्रवीण कुमार हैं। कोरोना आ गया है ऐसा बताया। कोरोना एक ऐसी चीज है कि आती और जाती रहती है, तो उसको आने और जाने दें और हम लोगों को अपना काम करने दें। तो यहां पर समझिए, अगला सवाल देखिए। प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट को क्या बोला और स्टडी को क्या बोला? सवालों की लाइन लगी हुई है। जो सिकंदर है वो आंसर बता सकता है। ये पहली स्लाइड चल रही है अभी। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, इंपॉर्टेंट ब्रांच भी है ये। प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट को क्या बोला और इसकी स्टडी को क्या बोला? यहां पर सवालों का दौर लगातार आपके उज्जवल भविष्य के लिए। पढ़ते तो आप बहुत हैं, वैसे तो बताया गया है हमको कि टीचर्स एकेडमी के विद्यार्थी या इसमें YouTube और ओपन क्लास में आने वाले विद्यार्थी बहुत पढ़ाका हैं। यहां पढ़ाका है या पटाखा है जो फुस हो गया, इसको देखना होगा। टेरेटोलॉजी एंड एम्ब्रायोलॉजी, ये सोनी त्रिवेदी ने बताया, जिनका एक सही एक गलत, धर्मेंद्र प्रजापति का एक सही हुआ। एम्ब्रायोजेनेसिस बोलते हैं, एम्ब्रायोजेनेसिस बोलते हैं और स्टडी को एम्ब्रायोलॉजी बोलते हैं। आपका ध्यान किधर है और एग्जामिनर का ध्यान इधर है। तो
ये पहली स्लाइड चल रही थी। पहली स्लाइड में व्हाट इज एम्ब्रियो? एम्ब्रियो इज द फर्टिलाइज एग, फर्टिलाइज जाइगोट नहीं, फर्टिलाइज एग। और नेक्स्ट में बताया डेवलपिंग जाइगोट। दो परिभाषाएं इसकी दी है। टर्म एम्ब्रियो के लिए अरिस्टोटेल, अरिस्टोटेल नोन एज फादर ऑफ एम्ब्रायोलॉजी। इनकी बुक है द जनरेशन एनिमेलियम इस ब्रांच के लिए, और आप लोगों ने बता दिया दूसरी ब्रांच के लिए। डेवलपमेंट की जो प्रोसेस होती है, एम्ब्रियो का जेनेसिस, एम्ब्रियोजेनेसिस, और इसकी स्टडी होती है एम्ब्रियोलॉजी। तो एम्ब्रियोलॉजी हो गया। इतनी महत्वपूर्ण चीज यहां पर दी गई है। और अब स्लाइड को चेंज करना होगा, स्लाइड को चेंज करना होगा, और आगे की कुछ बात यहां पर करेंगे हम लोग। ये स्लाइड चेंज, अभी तक पहली स्लाइड हो रही थी और अब दूसरी स्लाइड पर हम लोग आ गए हैं। कार्ल एर्नेस्ट वॉन बियर, कार्ल एर्नेस्ट वॉन बियर, ये वो साइंटिस्ट है जिनको अब हम लोगों को पढ़ना होगा। कार्ल एर्नेस्ट वॉन बियर, एर्नेस्ट वॉन बियर, ये साइंटिस्ट अब आए हुए हैं। क्या हुआ यहां पर? इनको बताया गया फादर ऑफ मॉडर्न एम्ब्रायोलॉजी, फादर ऑफ मॉडर्न एम्ब्रायोलॉजी। जितने सवाल हैं सब सवाल हम बाहर निकाल के रख देंगे। इसको हिंदी की भाषा में कलेजा फाड़ के निकाल देना बोलते हैं, कलेजा फाड़ के निकाल देना बोलते हैं। सवाल ए यहां पर समाप्त हुआ फादर ऑफ मॉडर्न एम्ब्रायोलॉजी के संदर्भ में। दूसरा सवाल, क्वाइन द टर्म, कौन कौन से शब्दों का इन्होंने सबसे पहले प्रवेश किया? कौन कौन से शब्दों का सबसे पहले इन्होंने प्रयोग किया? कौन कौन सा किया था? किया था स्पर्म, और किया था ओवा, और किया था क्लीवेज। तो एक अगर सबसे बड़ा आंसर बन जाता है कहीं एबीसीडी के संदर्भ में, क्वाइन द टर्म स्पर्म ओवा क्लीवेज बाय वॉन बियर, दैट इज ऑल द अबव, ये आंसर यहां पर बन के तैयार होता है। आपको ध्यान देना होगा यहां। और क्या दिया? प्रपोज्ड बियर्स लॉ, प्रपोज्ड बियर्स लॉ, बियर्स लॉ भी इन्होंने दिया। अब ये बियर्स लॉ क्या है, इसको थोड़ा सा देखना हो। बियर्स लॉ एर्नेस्ट हैकल के लॉ से मिलता जुलता है। नेक्स्ट आ गए हैं एर्नेस्ट हैकल। इसके लिए स्लाइड को चेंज करना होगा। एर्नेस्ट हैकल ये एर्नेस्ट हैकल आ गए हैं। एर्नेस्ट हैकल, एर्नेस्ट हैकल से ये जैद हैं, पूछ लिया है मॉस क्यों लगाते हैं। तो मॉस को लगाने का एक बेसिक फंडा होता है कि हमारा इन्फेक्शन किसी दूसरे पर ना जाए और दूसरे का इन्फेक्शन हमारे पर ना आए।
इसलिए इसको लगाया जाता है। आप समझदार हैं, आप जंतु विज्ञान के बहुत योग्य विद्यार्थी हैं, आप समझते हैं और समझदार आपको होना चाहिए। ये हैकल्स के लिए कंसेप्ट स्क्रीन पर चालू हो गया है। इन्होंने दिया था बायोजेनेटिक लॉ। क्या दिया था? बायोजेनेटिक लॉ। बायोजेनेटिक लॉ दिया। बायोजेनेटिक लॉ को कैसे एक्सप्लेन करते हैं हम लोग, उसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्या यहां पर हम लोग ध्यान रखेंगे? दूसरा, इसको लॉ क्या बताता है? ऑन्टोजेनी रिकैपिटुलेट फाइलोजेनी। रिकैपिटुलेट फाइलोजेनी। ऑन्टोजेनी रिकैपिटुलेट फाइलोजेनी। इसको इस टाइप से बताता है। हाँ, कुमकुम दुबे ने इसको दिया है। हाँ ठीक है, स्पेलिंग मिस हो गई थी, उसको हम समझ लेते हैं। आप जैसे योग्य विद्यार्थी हैं कुमकुम दुबे, यहाँ कुछ कभी हो जाता है, यहाँ कोई बात नहीं। ठीक, ये है मीन्स इसको ऑन्टो बायोजेनेटिक लॉ को हिंदी के विद्यार्थी भी कुछ होंगे पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति का सिद्धांत बोलते हैं। पुनरावृत्ति का सिद्धांत बताया प्रत्येक जीव अपने पूर्वजों की लक्षणों की पुनरावृत्ति अपनी भ्रूणावस्था में करता है। जैसे बुक में आप देखेंगे कई इम्ब्रियो भ्रूण बनाए गए हैं, मछली से लेके एम्फीबिया और रेप्टाइल, एविस, मैमल्स तक के। तो शुरुआत के इम्ब्रियो सभी एक जैसे होते हैं। तो ये सब पूर्वज होते हैं। इस टाइप से इसको ऑन्टोजेनी, कहीं कहीं पर इंग्लिश की लैंग्वेज में रिपीट फाइलोजेनी बोलते हैं, लेकिन साइंटिफिक दृष्टिकोण से इसको ऐसा बताया जाता है। जैसे धर्मेंद्र प्रजापति है, ऑन्टोजेनी को इन्होंने बताया बिफोर बर्थ। बिफोर बर्थ बताया। हाँ, अभिषेक गिरी है, पुनरावृत्ति का सिद्धांत इन्होंने इस टाइप से बताया। बहुत अच्छा हो गया। आगे चलते हैं। अर्नेस्ट हैकल के बाद विल्हेल्म राउक्स। विल्हेल्म राउक्स को लेकर आए हैं। विल्हेल्म राउक्स कौन है? ये विल्हेल्म राउक्स कौन है? ये उदय प्रताप सिंह यादव हैं। इस बैच की फीस क्या है पूछ रहे हैं, तो कृपया आप कोचिंग के द्वारा, संस्थान के द्वारा दिए गए व्हाट्सएप नंबर, कॉल नंबर से पता करेंगे। खासकर मेरी बात करेंगे तो मुझे कुछ पता नहीं रहता है। मैं एक टाइप से आपके जनहित में काम करता हूं। क्या फीस है क्या नहीं है, नंबर आपको दिए गए हैं, उनसे आप संपर्क कर लेते हैं। विल्हेल्म राउक्स के संदर्भ में अगर किसी के पास कोई जानकारी है तो दे सकते हैं। और ये आंसर खान ने शुरू किए हैं, सोनी त्रिवेदी ने शुरू किए हैं, बहुत अच्छा है। उसके पहले धर्मेंद्र कुमार ने इसको शुरू कर दिया है। इनको फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल एम्ब्रायोलॉजी बोलते हैं। फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल एम्ब्रायोलॉजी बोलते हैं। एम्ब्रायोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको मिलेगी
नहीं तो वनडे एग्जाम के तरीके से। अभी कोई विद्यार्थी फीस की बात कर रहे थे ना, 1000-2000 में फुल कोर्स, बच्चे बहुत खुश, आदत कम फीस देने की है तो निश्चित ही मानना है कि कम मिलेगा भी। कितना कम मिलेगा एग्जाम के बाद मालूम चलेगा, तब तक काम आपका खत्म हो चुका होगा। ये विलहेल्म राउक्स का काम यहां खत्म हो गया। बहुत अच्छा। टीएच मॉर्गन को लेकर आए हैं। टीएच मॉर्गन को लेकर आए हैं यहां पर। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, जिसके पास होगा बताएगा। टीएच मॉर्गन के संदर्भ में टीएच मॉर्गन को क्या बता सकते हैं? कोई बताएगा? एक्सपेरिमेंटल एम्ब्रायोलॉजी, मेरी समझ में सविता वर्मा है, इन्होंने तो ये पुराना सवाल इन्होंने दे दिया है। इनको फादर भी बोल सकते हैं या टर्म भी बोल सकते हैं, एनालिटिकल एम्ब्रायोलॉजी। फादर ऑफ या टर्म भी कभी कभी इस टाइप से, एनालिटिकल एम्ब्रायोलॉजी। आप देख सकते हैं कितने फादर और कितनी चीजें आपको यहां पर मिल रही हैं। एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स इन्होंने दिया। ड्रोसोफिला पर काम किया था इन्होंने, टीएच मॉर्गन ने ड्रोसोफिला पर काम किया था। ये कह सकते हैं जेनेटिक्स में आप इसको पढ़ते हैं। तो टीएच मॉर्गन के संदर्भ में आपने बहुत ही अच्छे आंसर दिए। स्लाइड को चेंज करना होगा और अब कुछ और विशेष चीजें आपको देनी होगी। ये परिचय का क्रम चल रहा है और परिचय अगर स्ट्रांग हो गया तो काम आसान हो जाता है। जैसे कोई घर में आया, परिचय ही बहुत अच्छा हो गया तो उनके लिए काम करना आसान हो जाता है। और अगर परिचय सीधे हो गया कि ये है तो क्या काम है, कैसे होगा, थोड़ा दिक्कत होती है। आप जैसे विद्वान विद्यार्थियों को ज्यादा बताना थोड़ा कभी कभी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक सिद्ध हो जाता है। कहते हैं ये बेकार गुरु है। ये चीज देख लीजिए, आपको आती होगी। टेरेटोलॉजी, टेरेटोलॉजी एक नई चीज या नई ब्रांच आपके उज्जवल भविष्य के लिए टेरेटोलॉजी लाए हैं। जिसको आता होगा बताएगा, जिसको आता होगा बताएगा। बिच्छू बहुत खंडे हैं, बहुत अच्छा है। ये धर्मेंद्र कुमार हैं, काफी अच्छी डेफिनेशन दी है। और धर्मेंद्र प्रजापति हैं, ये दोनों धर्मेंद्र हैं। तो खान भी हैं, बहुत अच्छा। तो काफी अच्छा आंसर दिया है इन लोगों ने। स्टडी ऑफ एबनॉर्मल एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, स्टडी ऑफ एबनॉर्मल एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। आज चूंकि ओपन क्लास हो रही है, हम कहीं कहीं शॉर्ट में लिख देते हैं, तो आपको ये संज्ञान होना चाहिए। नहीं कहेंगे आप कैसे लिखते हैं, क्योंकि जो रनिंग स्टूडेंट है वो तो जानते हैं, लेकिन जो फर्स्ट टाइम आते हैं या बीच बीच में कभी मुलाकात होती है, उनको थोड़ा सा बताना जरूरी होता है। अनीश अवस्थी किसी वजह से बाद में आए हैं, अभी आप आए हैं, बहुत अच्छा है।
तो इसी के संदर्भ में एक सवाल और आपको देते हैं। पीटोगैमी, पीटोगैमी को देखिए, पीटोगैमी को देखिए। पीटोगैमी परिचय का क्रम थोड़ा थोड़ा सा समाप्ति की तरफ, और अब हम अपने मेन प्रोग्राम के तरफ। क्लास में अगर टाइम है आपके पास, वैसे संडे है, आप अधिकतर टाइम क्लास में रह सकते हैं, रहना चाहिए। ये चौथे नंबर की स्लाइड है, ये उमा कुमारी हैं, इन्होंने बताया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन लार्वल स्टेज, अंजलि गुप्ता, श्रिया मिश्रा, भूपेंद्र शुक्ला, इन्होंने बताया इसको। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ एनिमल इन लार्वल कंडीशन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन in animals in larval stages। ये होता है पीडोगैमी बोलते हैं इसको, और जो बन जाता है उसको नियोटिनी बोलते हैं। ये सब सवाल आपको एग्जाम में, या जब हम लोग सवालों को सॉल्व करते हैं तो वहां पर मिलते रहते हैं। तो ये एक परिचय का क्रम यहां से खत्म हो गया। ये स्लाइड को अब हम लोग चेंज करेंगे। आपको ध्यान अगर है तो मैं आपको बता सकता हूं सिर्फ, और कुछ नहीं कर सकता मेरी समझ में। हाँ, मुझे ऐसा लगा कि लगभग आधे घंटे की क्लास होने जा रही है, और अभी तक हम लोग परिचय में ही फंसे हुए हैं। ये कितना बड़ा परिचय होगा, परिचय का क्रम तो अभी और है, लेकिन अब आपको इससे अधिक नहीं बताया जाएगा, और डायरेक्ट अपने प्रोग्राम पर चलना होगा। ये फेजेस ऑफ एम्ब्रायोलॉजी, फेजेस ऑफ एम्ब्रायोलॉजी, ये महत्वपूर्ण सवाल थे जो आपको दिए गए हैं। वो सवाल किसी से कोई कमजोर नहीं है, किसी से कोई कमजोर नहीं है, आपको यूं समझना है, ठीक। हाँ, कोई चीज छूटी है तो वो हम बाद में देंगे। एक है गैमीटोजेनेसिस, गैमीटोजेनेसिस एक प्रोसेस है, और जब गैमीट्स बन जाएंगे तो फर्टिलाइजेशन, जिसको निषेचन बोलते हैं, आप इसको निषेचन बोलते हैं। सरिता ज्योति सक्सेना, इन्होंने इसके क्रम भी दे डाले हैं। क्लीवेज एंड ब्लास्टुलेशन, क्लीवेज एंड ब्लास्टुलेशन, ब्लास्टुलेशन इसको नंबर 3 पर बताया गया, और 4 पर गैस्टुलेशन, और लास्ट में आपको मिलता है ऑर्गेनोजेनेसिस। ऑर्गेनोजेनेसिस ऑर्गन का बन जाना, अंगों का निर्माण हो जाना। ये 5 फंडामेंटल प्रोसेस होती है। एम्ब्रायो की 5 महत्वपूर्ण अवस्थाएं होती हैं। युग्मक जनन, निषेचन, विदलन और ब्लास्टुला का निर्माण, फिर गैस्टुला का निर्माण, फिर उसमें अंगों का निर्माण। गैस्टुला में 3 प्राइमरी जर्म लेयर,
एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म का निर्माण हो जाता है और उसी से उसमें ऑर्गन्स बन जाते हैं और इसके बाद उसकी बर्थ हो जाती है और वो लास्ट हो जाता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो आपको एक चीज पता चल गई होगी कि अगली स्लाइड में हम लोग गैमीटोजेनेसिस को पढ़ने वाले हैं। फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स इन द गोनाड्स stimulated by gonadotropic hormone secreted by anterior pituitary। ये काम हम लोग अगली स्लाइड पर करने वाले हैं। युग्मक जनन उसको बोलते हैं, गैमीटोजेनेसिस। गैमीटोजेनेसिस हर चीज थोड़ा सा ध्यान से पढ़ने और समझने। पढ़ने का एक सिद्धांत होता है। क्या सिद्धांत होता है हम बता देते हैं। कुछ बच्चे हमारे आज की क्लास के मेहमान हैं, उनका हम बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। उनको कुछ गुरु मंत्र बता देते हैं। हो सकता है कभी मुलाकात हो ना हो, लेकिन आज तो हुई है तो उनको मालूम होना चाहिए। किसी भी प्रोसेस में जैसे गैमीटोजेनेसिस पढ़ेंगे हम लोग, कौन से इलेक्ट्रोलाइट्स, कौन से विटामिन, कौन से हार्मोन्स नॉर्मल स्टूडेंट जानता है। जो क्यूबॉइडल टर्मिनल एपिथेलियम होती है उससे स्पर्म और ओवा का निर्माण होना। लेकिन इससे और अधिक हट के सवाल आते हैं। क्लास में बैठे हुए स्टूडेंट तीन प्रकार के होते हैं। एक प्रकार तो यूं होता है जो आया किया, जो कुछ हो गया हो गया। एक ऐसा होता है कि जिसका सिलेक्शन हो जाता है और एक ऐसा होता है अगर उदाहरण के तौर पर 100 क्वेश्चन है तो लगभग सभी को करने का दावा रखता है, वो टॉप करता है। तो सिलेक्शन तो आपका हो ही जाएगा और आप टॉप भी कर सकते हैं। ऐसा प्रोग्राम यहां से हम कोशिश करेंगे। देखिए आप कितने ज्यादा ढेर सारे विद्यार्थियों ने कितने आंसर दे डाले हैं यहां पर, कितने आंसर यहां पर दे डाले हैं। बहुत अच्छा है। जैसे धर्मेंद्र कुमार हैं, इन्होंने बताया है, धर्मेंद्र कुमार ने फिर से बताया है और धर्मेंद्र कुमार मेरी समझ में बहुत योग्य विद्यार्थी यहां पर है। गैमीटोजेनेसिस की पहली बात पढ़ना है यहां पर क्या है परिभाषा के तौर पर। फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स इन जर्मिनल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यूबॉइडल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एपिथेलियम, एपिथेलियम ऑफ गोनाड्स, और गोनाड्स में आते हैं टेस्टिस और ओवरी। टेस्टिस और ओवरी फॉर्म हैप्लॉइड, बहुत इंपॉर्टेंट, हैप्लॉइड गैमेट्स, और इसी गैमेट्स को जर्म सेल्स बोलते हैं। ये जर्म सेल्स स्पर्म होती हैं या ओवा होती है। ये परिभाषा आपको इस टाइप से बताया, बहुत अच्छा हो गया। परिभाषा इस टाइप से बताया। ऊपर में टीओ से टेस्टिस और ओवरी है और जर्म सेल से स्पर्म और ओवा। आप इस टाइप से बातों को समझ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, फर्टिलिटी विटामिन। फर्टिलिटी विटामिन कौन सी है? दूसरा सवाल,
विटामिन essential for गैमीटोजेनेसिस। गैमीटोजेनेसिस सवालों की तो लाइन लगी है, एक बार अगर पढ़ लेंगे तो अलग अलग संस्थानों में बार बार तैयारी करने की पुनरावृत्ति समाप्त हो जाएगी, ऐसा मैंने आपको बताया। एक बार अगर पूरे कोर्स को कोई विद्यार्थी इत्मीनान से पूरी क्षमता के साथ अगर पढ़ लेता है, बार बार कोचिंग की पुनरावृत्ति से मुक्ति मिल जाती है और स्वर्ग में वास करने लगता है। मीन्स वीर गति को प्राप्त हो जाता है, मीन्स सफलता को प्राप्त हो जाता है। तो ये दो सवाल यहां पर लगे हुए हैं। आप में जो बहादुर हो, वैसे इसका आंसर कुछ दे चुके हैं, भूपेंद्र शुक्ला और भी बहुत सारे विद्यार्थी यहां पर बता रहे। फर्टिलिटी विटामिन इज द विटामिन ई। फर्टिलिटी विटामिन इज द विटामिन ई, ऐसा मैंने आपको बताया। और इसेंशियल विटामिन फॉर गैमीटोजेनेसिस इज द विटामिन ए। विटामिन ए का जब नाम आता है, अधिकतर लोग इसकी आंख से संबंधित जितनी चीज होती हैं उन्हीं को समझ पाते हैं, तो यहां के लिए भी समझ पाएंगे। तो ये आपके लिए विटामिन्स की कुछ बातें हुई हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं यहां पर। हार्मोन्स, कौन से हार्मोन चाहिए होते हैं? गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन या रिलीजिंग फैक्टर, जिनको बोलते हैं हम लोग LH और FSH, और ये निकलते हैं एडिनोहाइपोफाइसिस। एडिनोहाइपोफाइसिस से रिलीज होते हैं एडिनोहाइपोफाइसिस। ये एक स्लाइड बन के तैयार आपके उज्जवल भविष्य के लिए, और अब कुछ आगे की बातें हम लोग करेंगे। 5वें नंबर पर चलते हैं, 4 नंबर यहां से हुए हैं। 5वें नंबर पे चलते हैं। एक सवाल आता है, क्या सवाल आता है? स्पर्मेटोजेनेसिस के कंटिन्यूटी का सवाल आता है। जैसे सवाल थोड़ा सा बता दें आपको, जैसे बनता है टिट्स, साइट्स, गोनिया, जैसे होता है साइट, टिट्स, गोनिया, जैसे होता है गोनिया, साइट, टिट्स, जैसे होता है गोनिया, टिट्स और जोआ। आप क्या टिक करेंगे? ABCD में जरा बताइए आप कौन सा आंसर टिक करेंगे? करेक्ट सीक्वेंस ऑफ गैमीटोजेनेसिस। गैमीटोजेनेसिस का सही क्रम है। ABCD में आपको सजा के दिया, और कुमकुम दुबे यहां पर तैयार। कुमकुम दुबे, धर्मेंद्र प्रजापति, श्रिया मिश्रा, आशीष और आराधना। आशीष और आराधना का डी सही है, और बहुत सारे विद्यार्थियों का सी सही है। बहुत सारे विद्यार्थियों का सी सही है। सवाल
सभी को देना होता है, चाहे वो आज के व्यक्ति विशेष मेहमान हो या पुराने विद्यार्थी हो। एग्जामिनेशन हॉल में सभी लोगों को अलग अलग बुकलेट मिलेगी, इसलिए किसी सवाल का जवाब सभी को देना होता है। ऐसा नहीं सोचना होता है कि बगल वाले ने दे दिया तो हम क्या दें। ऐसी मानसिकता के लोग क्लास में देखते हैं कि बगल वाला तो कर रहा है, हम क्या करें, हम नहीं करेंगे। तो एग्जाम होता है, सभी को अपना अपना आंसर देने का अधिकार होना चाहिए। तो आप इस टाइप से क्या करेंगे? फिलहाल ठीक है, जिन्होंने दिया बहुत अच्छा है, जिन्होंने नहीं दिया उनके लिए शुभकामनाएं हैं। ये गोनियासाइटिस जो आंसर रखा है ये करेक्ट आंसर है। आगे अगर जोड़ेंगे तो जोआ यहां ऐड हो जाता है। साइट्स को अगर देखेंगे तो प्राइमरी साइट्स होती है, सेकेंडरी साइट्स होती है। तो ये प्राइमरी साइट्स और सेकेंडरी साइट्स होती है। मीन्स ये आपने बताया, बहुत अच्छा हो गया कि आपने इसको बता दिया। तो आगे देखिए इसमें क्या होगा। आगे इसको हम 5वें नंबर पर लेकर इसको सही कर डालेंगे। 5वें नंबर पर इसको लेकर सही कर डालेंगे और आपको सही चीज बता डालेंगे। इसमें 5वें नंबर पर क्या होता है? 5वें नंबर पर जो सीक्वेंस है वो होता है गोनिया, से होता है साइड्स, फिर होता है टिट्स। टिट्स सबसे बड़ा यही होता है। दूसरे में होता है गोनिया, गोनिया से होता है प्राइमरी साइड्स, फिर होता है सेकेंडरी साइड्स, फिर होता है टिट्स, फिर होता है जोआ। जोआ। नया सवाल देख लीजिए, नया सवाल आ गया। क्या आ गया? 1 2 3 4 5 स्टेजेस लिखी गई हैं। इसमें से 2n ज्यादा है या n ज्यादा है? इस 5 दी गई अवस्थाओं में हैप्लॉइड ज्यादा है या डिप्लॉइड ज्यादा है? और यह कौन कौन से हैप्लॉइड हैं, कौन कौन से डिप्लॉइड हैं? गैमीटोजेनेसिस का कार्यक्रम कोई भी विद्यार्थी अपने जीवन काल में हाई स्कूल से करता है और ये एक ऐसा कंसेप्ट है कभी बदलता नहीं है, कभी बदलता नहीं है। हाँ, कुछ एडवांस क्वेश्चन बन सकते हैं हाई स्कूल, इंटर, यूजी, पीजी, इस टाइप से आगे की क्लासों में, ये अलग बात होगी, लेकिन कंसेप्ट एक ही रहता है। तो जीवन में अगर एक बार इत्मीनान से पढ़ लेंगे सब सही हो जाएगा। ये धर्मेंद्र n ज्यादा है ऐसा बताया। गोनिया प्राइमरी साइट्स 2n, बकाया को n बताया। हैप्लॉइड ज्यादा है ऐसा आपने बताया, बहुत अच्छा किया। गोनिया 2n है, प्राइमरी ओसाइट 2n है, सेकेंडरी साइट्स n है, टिट्स भी n है और जोआ भी n है। मीन्स कौन कौन सी अवस्था हैप्लॉइड है, कौन सी डिप्लॉइड है, ऐसा पूछा गया था। तो आप ऐसा एकदम सही सही जवाब
आप लोगों ने दिया, तो आप लोग बहुत स्ट्रांग, ऐसा तो मुझे मालूम है, पहले से मालूम है कि यहाँ का एक एक विद्यार्थी बहुत स्ट्रांग है, बहुत फौलादी है। बस एग्जाम होने की देरी है, रिजल्ट तो निकलेगा, नाम भी निकलेगा, रोल नंबर भी निकलेगा, तब देखेंगे आपकी कहां के विद्यार्थियों ने सबसे ज्यादा सिलेक्शन लिया या टॉप किया, उस समय बताया जाएगा आपको। तो ये बहुत अच्छा हो गया। नंबर 5 का काम यहां से समाप्त और नंबर 6 लीजिए। नंबर 6 आपके लिए बताया, क्या बताया? स्टेजेस या फेजेस, स्टेजेस ऑफ गैमीटोजेनेसिस, कौन कौन सी अवस्थाएं गैमीटोजेनेसिस में पाई जाती हैं? तो यहां पर 3 फंडामेंटल होती हैं। 3 फंडामेंटल होती हैं। वो कौन कौन सी होती हैं? वो होती हैं मल्टीप्लिकेशन फेज, नेक्स्ट होती है ग्रोथ फेज और लास्ट में होती है मैचुरेशन फेज। सवाल देखिए, आपका ध्यान किधर है, एग्जामिनर का ध्यान किधर है, आप जरा देखिए। इन 3 अवस्थाओं में गैमीटोजेनेसिस पूर्ण होती है। इस गैमीटोजेनेसिस की अवस्थाओं में ही डिप्लॉइड सेल हैप्लॉइड सेल में कन्वर्ट हो जाती है। मींस एक जगह मियोसिस डिवीजन होता है, तो मियोसिस डिवीजन होता है ए बी सी। कहां पर मियोसिस डिवीजन होता है, ऐसा आंसर ए बी सी में देना होगा। मियोसिस डिवीजन कहां पर होता है, ऐसा बताना होगा। ये कहां सा खान है, ये टाइप ऑफ गैमीटोजेनेसिस बता रही हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा हम लोगों को रुकना होगा। बहुत अच्छा, बहुत ही जबरदस्त आंसर आपने दिया। सोनी त्रिवेदी ने थोड़ा उसको और अच्छा किया। मैचुरेशन फेज में भी 2 होते हैं, फर्स्ट एमडी, फर्स्ट मैचुरेशन डिवीजन, और दूसरा होता है सेकंड मैचुरेशन डिवीजन। तो ये आपने आंसर यहां पर दिया, सी आंसर यहां पर दिया, बहुत अच्छा हो गया। और दूसरा क्वेश्चन, वही क्वेश्चन में ऑप्शन चेंज कर दिया, इसको ए दिया, इसको बी दिया, इसको सी दिया और इसको डी दिया। अब आप क्या करेंगे? क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन वही, मियोसिस डिवीजन अकर्स ड्यूरिंग, ये दिया आपको मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज, सी में दिया फर्स्ट एमडी और सेकंड में दिया सेकंड एमडी, डी सेकंड एमडी। अब इस टाइप से क्या आंसर करेंगे? कुमकुम दुबे यहां पर पहले ही इस बात को बता चुकी है, बहुत अच्छा है ये। फर्स्ट एमडी सी, ये फर्स्ट एमडी, यहां पर मियोसिस डिवीजन होता है। फर्स्ट एमडी में मियोसिस डिवीजन होता है। तो सवाल किसी भी तरीके से कैसे भी आएगा, और अगर हमारा बेसिक कंसेप्ट सही होगा तो हम सवाल का आंसर लगा ले जाएंगे। उसकी एक खास वजह है कि मटेरियल यही रहेगा, एग्जाम सदियों सदियों तक होता रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, एग्जाम तेरा नाम रहेगा। लेकिन
कंसेप्ट वही रहेगा, थोड़ा बदल बदल कर देगा। क्या आ जाएगा एग्जाम में, लगभग सब चीज यहां पर दर्शाने की कोशिश की गई है। तो ये यहां से बात खत्म होती है। टाइप पर हम लोग आ जाते हैं। अगले 7 नंबर यहीं पर कर लेते हैं हम लोग। 7 नंबर को यहीं पर कर लेते। गैमीटोजेनेसिस जो होगी, क्योंकि अगली स्लाइड पूरी मिल जाए, स्पर्मेटोजेनेसिस और दूसरा बोलते हैं oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis, ये दोनों अलग अलग प्रकार की यहां पर होती हैं, जिससे अगली स्लाइड हमको पूरी की पूरी मिल जाए। तो स्पर्मेटोजेनेसिस मेल में होती है, स्पर्म का निर्माण करती है। oogenesis ओवरी में होती है, जो ओवम का निर्माण करती है। तो फ्रेश हाइडिंग हम लोगों को आगे मिलने के लिए तैयार है। स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस, ये पूरी की पूरी एक हाइडिंग यहां से तैयार। ये कहां पर होती है, कैसे होती है, उन सब बातों को हम लोग यहां पर करेंगे। आप इसका बेसिक कंसेप्ट आज जरूर समझ लें, आज अच्छा मौका है। ये प्राइमोडियल जर्म सेल्स होती हैं, इनको ये जर्मिनल क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, जर्मिनल क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, और कहां पर है, टेस्टिस में है। क्या सवाल कब आएगा, इसके बारे में हम लोगों को समझना हो। तो नेक्स्ट फेज पर जब मल्टीप्लिकेशन फेज यहां से शुरू होगी, तो फिर ये बनता है स्पर्मेटोगोनिया। ये बनाता है स्पर्मेटोगोनिया बनाता है, स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया से बनता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, बनता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से बनता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, और जब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनता है, तो फिर इसको बनाते हैं स्पर्मेटिड, स्पर्मेटिड्स बनते हैं, और फिर इसको बोलते हैं स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटोजोआ। ये सीक्वेंस यहां से चलता है। जो 3 महत्वपूर्ण अवस्थाएं होती हैं, ये यहां पर होती है मल्टीप्लिकेशन फेज, आपको पता चल गया है मल्टीप्लिकेशन फेज होती है। बी में आपको पता चल गया है ग्रोथ फेज होती है। फिर सी में पता चला है फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन होता है, और ये डिवीजन मियोसिस टाइप का होता है। फिर आपको पता चल गया है कि सेकेंड माइटोटिक डिवीजन होता है
जो माइटोटिक टाइप का होता है, स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनने की जो प्रोसेस होती है, इसको क्या बोलते हैं, ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आप इसका आंसर देंगे। स्पर्मेटिड्स चेंज इन स्पर्मेटोजोआ, इसको क्या बोलते हैं। तब तक हम कुछ दूसरा काम आपके उज्जवल भविष्य को कर देते। यहां पर ये जो भी चीज है वो 2n होती है, टेस्टिस का टर्मिनल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। स्पर्मेटोगोनिया ये भी 2n होती है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट भी 2n होती है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट ये n होती है, स्पर्मेटिड्स भी n होती है, स्पर्मेटोजोआ भी n होती है। एक रफ डायग्राम आपको यहां पर बनाते हैं। अगर ये एक था, अगर ये एक था, 2n था, तो इसमें से जो स्ट्रक्चर बनेगा वो भी 2n ही होगा, मल्टीप्लाई करेगा, फिर मल्टीप्लाई करने के बाद फिर इसको ग्रोथ करेगा, ग्रोथ फेज में ये भी आपकी 2n होगी, फिर यहां से मियोसिस होगी जो कि n और n होगी, और फिर यहां से एक एक और बनेगा जो n और n होगा, n और n होगा, और फिर इसमें से कुछ इस टाइप के रूपांतरण हो जाएंगे। तो इसको क्या बोला गया, ये यहां पर सवाल आपका लगा हुआ है। ये जो स्ट्रक्चर्स आपको बताए गए हैं, थोड़ा देख लें आपका क्या हाल है। हाँ, स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मेटिलियोसिस, शरीता यहां पर उपलब्ध है जो कुछ जवाब को और स्ट्रॉन्ग कर सकती है। स्पर्मेटिलियोसिस, ठीक। देखिए क्या बता दिया, उसको जरा लिख दें। इसको स्पर्मेटिलियोसिस और स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मेटिलियोसिस इसको बोलते हैं स्पर्मेटिलियोसिस बोलते हैं, स्पर्मेटिलियोसिस। सवालों का दौर देखिए, ये तो आपकी यही चीज है, ये चीज आपकी ये है, ये चीज आपकी ये है, इसको यूं बताया, इसको यूं बताया और इसको यूं बताया। इस टाइप से आपको ध्यान रखना होगा। मियोसिस डिवीजन कहां पर है, इसको अगर आप ध्यान रख सकते हैं तो फर्स्ट एमडी जो मियोसिस डिवीजन होता है, वही मियोसिस डिवीजन आपको यहां से समझना है। स्टेजेस में कहां पर मियोसिस डिवीजन होता है। एक डिप्लॉइड सेल से 4 हैप्लॉइड फंक्शनल स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन होता है, स्पर्मेटिलियोसिस। ये मेरी समझ में एक चार्ट आउट आपके लिए कर दिया गया है, आप इस चार्ट को समझ गए होंगे, इस चार्ट को समझ गए होंगे। जब इसी को हम लोग oogenesis से डिफरेंशिएशन करते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis में डिफरेंस करते हैं, तो वहां पर स्पर्मेटोलियोसिस जैसी क्रिया नहीं पाई जाती है। क्यों? जो बनता है वो भी गोल होता है और ओवम भी गोल होता है, लेकिन यहां जो बना गोल से लंबे लंबे करने में, टेल युक्त करने में ये कितना समय लगता है। एक
बहुत स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन पूछ लें आपसे, क्योंकि ये ओपन क्लास है और आप बहुत विद्वान हैं। आप तो आप विद्वान हैं तो सवाल यहां से पूछ लेते हैं। सवाल देखिए, सवाल ये पूछा गया, व्हाइट से ही पूछते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस में यहां से यहां तक होने में कितना समय लगता है? ड्यूरेशन जो होता है वो कितना समय लगता है? ड्यूरेशन स्पर्मेटोजेनेसिस को पूर्ण होने में कितना समय लगता है? यहां से सेल चलना शुरू करती है तो यहां तक, खासकर स्पर्मियोजेनेसिस थोड़ा अलग होती है, लेकिन आप इसको भी ऐड कर सकते हैं, नहीं तो आप स्पर्मेटिड्स बनाने तक की प्रोसेस को कितना करते हैं, कितना समय लगाते हैं? बहुत अच्छा आंसर है। कटीजा यहां काफी देर के बाद दिखाई दी है। बहुत अच्छा, बहुत जबरदस्त आंसर दिया है। अंजलि गुप्ता ने इसको महीने में दे दिया है, बहुत अच्छा है। इसमें जो समय लगता है 64 डेज टू 72 डेज, अच्छा है, 64 टू 72 डेज ऐसा समय लगता है। मीन्स ड्यूरेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस 2 महीने से ज्यादा का समय लगता है। स्पर्मेटोजेनेसिस को पूरा करने में 2 महीने से ज्यादा का समय लगता है। आंसर जो आपको कराया था एग्जाम में जब आया था, वो आंसर आप देख लीजिए, क्या कराया था करेक्ट? 64 डेज, ये आंसर करेक्ट कराया था। तो आंसर हमको जिस भाषा में मिलेगा हमको उसी भाषा में देना होगा। वेरिएबल डिजिट है या सिंगल डिजिट है, जैसा आंसर होगा वैसा आपको जवाब देना होगा। तो ये स्पर्मेटोजेनेसिस से जुड़ी हुई सभी बातें यहां पर समाप्त हो गई हैं और अब कुछ थोड़ी दूसरी बात करना होगी। तो स्लाइड को चेंज करना होगा, स्लाइड को चेंज करना होगा। जो नए विद्यार्थी होंगे वो घबराएंगे नहीं, परेशान भी नहीं होंगे। थोड़ी ही देर के बाद क्लास को समाप्त किया जाएगा, क्योंकि जो ओपन क्लास होती हैं उनको लंबी नहीं कर सकते हैं आप, विद्यार्थी बोर होने लगते हैं। और जो एडमिटेड विद्यार्थी होते हैं वो तो चाहते हैं कि और लंबी चले और लंबी चले, क्योंकि मुफ्त की कोई चीज लेना जल्दी से लोग पसंद नहीं करते हैं, पैसे दे के तो लाइन लगा के पसंद करते हैं। फिलहाल ठीक जैसा होगा वैसा दिया जाएगा। तो बात देखिए, स्पर्मेटोजेनेसिस कब होती है? ड्यूरिंग स्टार्ट, थोड़ा इसको और अच्छा कर दें, स्टार्ट या स्टार्टेड ड्यूरिंग प्यूबर्टी। प्यूबर्टी जब आप जवान हो रहे होते हैं। आप कब जवान होते हैं? लगभग 16 साल में आप जवान हो जाते हैं। एज ऑफ एडोलिसेंस एट प्यूबर्टी में, यहां पर regulated by gonadotropic releasing hormone and androgen hormone
और वो एंड्रोजन हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, कोई भी नाम एग्जाम में आ सकता है। एग्जाम में कोई भी नाम आ सकता है। जब एग्जाम हर साल होना है, मटेरियल वही रहना है, तो फिर कुछ ना कुछ नाम हमेशा आते रहते। ठीक, क्या हुआ? 1 डिप्लॉइड सेल से रिजल्ट मिला 4 हैप्लॉइड स्पर्म। ये रिजल्ट मिलता है यहां पर। फिर क्या हुआ? नरिश्ड बाई या नर्सिंग बाई सेल ऑफ सर्टोली also secretes कौन सा हार्मोन सिक्रीट करती है? कौन सा हार्मोन सिक्रीट करती है? ये हार्मोन हमने लिख दिया। हार्मोन का नाम आपको लिखना होगा। सेल ऑफ सर्टोली से कौन सा हार्मोन सिक्रीट होता है? धर्मेंद्र कुमार हैं, ये पूछ रहे हैं स्पर्म एंड स्पर्मेटोजोआ में अंतर। तो ये सब आने ही वाले हैं। अब यही तो काम शुरू होने वाला है, आपको सब बताया जाएगा। अनुराधा है ICSH, इन्होंने बताया। कैलाश नाथ मिश्रा धर्मेंद्र, और हाँ, ये बहुत ही अच्छे नाम इन्होंने बताए हैं। इनहिबिन हार्मोन सिक्रीट करता है। बहुत जबरदस्त आंसर आपने बताया, बहुत अच्छा है। आगे देखिए, रेट ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन, रेट ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन, कितनी स्पीड है स्पर्म बनाने की। और ये आंसर जो है पर डे में पूछा गया है। पर डे आप कितना स्पर्म बनाते हैं? कितना स्पर्म बनाते हैं आप? धर्मेंद्र प्रजापति ने इनहिबिन हार्मोन और सर्टोली हार्मोन को फीडबैक मैकेनिज्म बताया है, बहुत अच्छा है। शरिता और मोनिका, कुमकुम दुबे, इन सभी लोगों ने इसका आंसर दिया है। 120 मिलियन स्पर्म 24 घंटे में बनाने की क्षमता है। इस स्लाइड को जरा हम लोग हाईलाइट करें तो ऐसा बताया गया कि स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट ड्यूरिंग प्यूबर्टी, रेगुलेटेड बाय गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन जो हो चुका है। इसमें 2 हार्मोन्स आते हैं, FSH एंड LH, और फिर इसके बाद एंड्रोजिन और टेस्टोस्टेरोन्स। 1 डिप्लॉइड सेल से 4 हैप्लॉइड सेल्स बनती हैं। 1 से 4 का रिजल्ट स्पर्मेटोजेनेसिस में मिलता है। जो बनता है उसको नरिश करती हैं, न्यूट्रिएंट्स प्रदान करती हैं, पोषण प्रदान करती हैं सेल ऑफ सर्टोली। और ये सेल ऑफ सर्टोली इनहिबिन हार्मोन भी सिक्रीट करती है। इसको हम लोग जरा कैसे समझ सकते हैं?
जैसे दो होते हैं, एक पिता और एक माता, तो पैदा करना फादर की जिम्मेदारी है, माता पैदा करती है, पोषण करती है, अच्छा है, बहुत अच्छा है, पोषण करती है, सेल ऑफ सर्टोली है, ये पोषण ही करती रहे ऐसा नहीं करती है, कभी कभी मना भी करने लगती है कि अब बस करो, बहुत पैदा कर डाले हैं, अब पैदा करना बंद करो, दैट इज इनहिबिन हार्मोन। ये एक फीडबैक मैकेनिज्म होती है बॉडी पर, तो उसके अंतर्गत ये ऐसा काम करती है। लास्ट क्वेश्चन दिया गया है, रेट ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन या स्पर्मेटोजेनेसिस 120 मिलियन पर डे, ये यहां से सवाल हुआ। इतना काम हम लोग कर चुके, इतना काम हम लोग कर चुके हैं। धर्मेंद्र ने इसको कुछ अलग टाइप से बताया। स्पर्मेटिलियोसिस को हम लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे, जितना टाइम आज बचा है, ज्यादा टाइम नहीं है, 8-10 मिनट आपके पास है, उतने में ही कर लेते हैं। इस पर स्पर्मेटिलियोसिस को मेटामॉर्फोसिस भी बोलते हैं, मेटामॉर्फोसिस भी बोलते हैं, कायांतरण बोलते हैं, काया में अंतर कर लेना बोलते हैं। कायांतरण मोनिका चौहान ने कितने परसेंट नॉर्मल है, एब नॉर्मल है, वो थोड़ा सा बातें बाद में होंगी, पहले हम लोग थोड़ा सा इस काम को करें। स्पर्मेटिलियोसिस में क्या होता है, इस बात को समझना है। 3 महत्वपूर्ण बातें होती हैं। 3 महत्वपूर्ण बातों में कौन सी बात होती है? कंट्रक्शन ऑफ न्यूक्लियस, कंट्रक्शन ऑफ न्यूक्लियस, ये बात नंबर 1 की होती है कि न्यूक्लियस का यहां पर निर्माण हो जाना है, संकुचित हो जाना है। दूसरा होता है एक्रोसोम फॉर्मेशन, एक्रोसोम फॉर्मेशन ये दूसरी प्रोसेस होती है। एक बहुत महत्वपूर्ण चीज और होती है यहीं पर। क्या महत्वपूर्ण चीज होती है यहां पर? डिवीजन ऑफ सेंटेरियोल। डिवीजन ऑफ सेंटेरियोल से ये प्रॉक्सिमल सेंटेरियोल और डिस्टल सेंटेरियोल, 2 सेंटेरियोल का निर्माण कर लेता है, 2 सेंटेरियोल का निर्माण कर लेता है। 2 सेंटेरियोल निर्माण करने की क्या वजह होती है? कोई बता सकता है? 2 सेंटेरियोल बनाने की क्या वजह हो सकती है? इन वजह को यहां पर देखिए। जो बनता है स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटिड, ये स्पर्मेटिड्स होता है। ऐसा वाला स्ट्रक्चर कुछ ऐसा वाला हो जाए, कुछ ऐसा वाला हो जाए, कुछ ऐसा वाला हो जाए, ये पूरी की पूरी प्रोसेस की बात होती है। ये पूरी की पूरी प्रोसेस की कुछ बात होती है। ये मेटामॉर्फोसिस बताया गया, कंट्रक्शन ऑफ न्यूक्लियस, जो पूरे में फैला था वो एक जगह हो जाए और एक्रोसोम का फॉर्मेशन इस टाइप से हो जाए। प्रॉक्सिमल सेंटेरियोल और डिस्टल सेंटेरियोल दोनों का, एक सेंटेरियोल 2 में डिवाइड होकर अलग अलग पोजीशन बना ले। ऐसा क्यों है? ऐसा इसीलिए है कि डिस्टल सेंटेरियोल से तो एक्सियल फिलामेंट्स निकलता है और प्रॉक्सिमल सेंटेरियोल कहीं
हेड ऑफ स्पर्म इंटर इन द ऊ प्लाज्मा ऑफ ओवम। तो क्लीवेज फरो को स्टार्ट करने के लिए एक सेंटेरियोल की आवश्यकता मस्ट है, और फिलामेंट से टेल को चलाने के लिए एक और सेंटेरियोल की जरूरत है। इसलिए 2 सेंटेरियोल बनाना जरूरी है, जिसको प्रॉक्सिमल और डिस्टल सेंटेरियोल बोलते हैं। क्योंकि पूरे के पूरे एनिमल्स में, किंगडम में अलग अलग प्रकार की बातें होती हैं। अधिकतर हेड ऑफ स्पर्म इंटर करता है ओवम के अंदर, कहीं कहीं पूरा का पूरा स्पर्म ही इंटर करता है। तो किंगडम बहुत बड़ा है, आपको पता होना चाहिए। फाइलम प्रोटोजोआ से लगा के कार्डेटा से, प्रोटोकार्डेटा से, वर्टिब्रेटा से, हायर वर्टिब्रेटा से मैमेलिया तक, और मैमेलिया में मैन तक जंतु जगत बहुत बड़ा होता है। कहां पर किस प्रकार का निषेचन होता है, इसलिए ये सारी प्रक्रियाएं थोड़ा अलग अलग करता है। अब यहां पर एक बात बची है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। जो बना है उस बने हुए स्ट्रक्चर का माइक्रोस्कोपिक स्टडी ये करना होगी। यहां पर इसको स्पर्म बोलते हैं, माइक्रोस्कोपिक स्टडी बोलते हैं। फिर इसके बाद टाइप ऑफ स्पर्म, स्पर्म के प्रकार। स्पर्म हेड के आधार पर, टेल के आधार पर 2 प्रकार से स्पर्म का वर्गीकरण किया गया है, आप जैसे महान विद्यार्थियों के लिए। फिर इसके बाद oogenesis होगी, फिर वहां पर टाइप ऑफ एग या टाइप ऑफ ओवम होंगे, अंडे के प्रकार होंगे। 4 प्रकार के अंडे वहां पर होते हैं, और 2 प्रकार से स्पर्म का विभाजन होता है। तो सवाल हर जगह से आते हैं। समय को देखते हुए आज की क्लास को यहीं पर रोक दिया जाएगा। तो जो आज मेहमान आए हैं, उन सभी मेहमानों का बहुत स्वागत और अभिनंदन है। उन सभी के उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं। ये संडे को ही क्लास अभी चल रही है, बीच में नहीं चल रही है। तो अगले संडे को अगर सब कुछ ठीक रहेगा तो हम लोग फिर मिलेंगे स्पर्म के टाइप्स और स्ट्रक्चर और oogenesis के लिए। तो ये क्रिया होगी, यहाँ से स्पर्म बनाएंगे, वहां से हुआ, तो फिर नेक्स्ट हाइडिंग आएगी फर्टिलाइजेशन की। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और किसी को अगर है तो अभी कुछ मिनट बचे हुए हैं, आप बात कर सकते हैं। और मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि मेहनत करने से ही सफलता मिलती है। तो कृपया सभी लोग मेहनत करें, क्वेश्चन के सवाल लगाएं, क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। जैसे क्वेश्चन लगाने में हम लोग शिल्पी का इस्तेमाल करते हैं, यूथ का इस्तेमाल करते हैं, घटना चक्र का भी इस्तेमाल करते हैं। तो उन सभी से कहीं से भी सवाल कहीं से भी मिले, वो सवाल हम लोगों के लिए होता है, तो चाहे जिसका सवाल हो। तो ये तो बात ये हो गई है। और किसी भी गाइड या किसी भी बुक से हम लोगों को नफरत नहीं करना होती है, पढ़ते ही रहना होती है, ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा इन बातों का संग्रह करना होता है। तो ज्यादा और ज्यादा करते रहते हैं, मेहनत को और आगे की तरफ बढ़ाते रहते हैं, तो एक दिन सैचुरेशन पॉइंट्स आने लगता है, जब संतुष्टि की तरफ जाते हैं, और वही सैचुरेशन पॉइंट हमको सफलता दिलाने का कार्य करता है। तो आप सभी को फिर से बहुत बहुत धन्यवाद और सभी को नमस्कार। थैंक यू। ये धर्मेंद्र प्रजापति हैं। इग्मे सेंटेरियोल नहीं होता है ऐसा पूछा, इग्मे सेंटेरियोल नहीं होता है। क्लीवेज फरो के लिए स्पर्म की एंट्री आवश्यक होती है, यही क्लीवेज को शुरू कराता है। ठीक, थैंक यू, गुड नाइट।